हेलो दोस्तों, मैनेजमेंट के ऊपर मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो उसका लेक्चर 1 मैं लेके आ रहा हूं। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको इतना यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं मैनेजमेंट का कि आपको कहीं और से मतलब सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए मतलब यहीं से ही सारा मतलब जो आपका कंटेंट है वो एक जगह पे समराइज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैनेजमेंट का। उसके साथ आज मैं आपके साथ मैनेजमेंट का कुछ मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एट HCL। HCL कंपनी में ना, इसकी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ क्या हुआ था। HCL कंपनी में ना कुछ 4-5 लोग थे पहले स्टार्टिंग में, फाउंडर। जैसे आप लोग हो ना दोस्त, आप लोग बात करते होते हो एक दूसरे से, तो वो लोग भी बात कर रहे थे। वो बोले कहते यार कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं पे जॉब करते थे तो उन्होंने उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था काम में। उन्होंने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं, क्यों ना कुछ अपना स्टार्टअप किया जाए। 1974 की बात है ये। तब उन लोगों को लगा कि यार हमारे ना यहाँ पे अब कंप्यूटर्स का ज़माना आने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर अपना एक कंपनी बनाया। वो बोले कहते हम मिनी कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके कैलकुलेटर्स हो गए ना। तो कहते इन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम मतलब डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो बढ़नी ही थी कंप्यूटर की। तो उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। स्टार्टिंग में उन लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। वो लोग ना एक मतलब झोपड़ पट्टी टाइप लगा लो आप, मतलब वहां पे रहते थे वो लोग। वहां पे उन्होंने मतलब उनके पास पैसा भी नहीं था, बट उनको ये पता था कि हमारे में टैलेंट है, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने मतलब अपना छोटा सा कंपनी स्टार्ट किया। बाद में उन लोगों ने क्या किया कि उनमें एक लीडर था। उसने क्या किया कि उसने यूपी गवर्नमेंट के पास जाके ना अपना प्रपोजल रखा। उस टाइम क्या था ना कि जो बाहर की अमेरिकन कंपनीज इंडिया में थी, उन लोगों को ना कुछ टाइम के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो उस कंपनी के पास बहुत अच्छा मौका आ गया। HCL के पास उस टाइम मतलब HCL तब फाउंड नहीं हुई थी, लेकिन उसके पास मतलब इतना अच्छा मौका आ गया कि हम लोग मतलब कुछ कर सकते हैं यार, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है अभी तो वो यूपी गवर्नमेंट के पास गए। उन लोगों को बोला कि हमारा ये प्रपोजल है, हम ये बना सकते हैं, हम मतलब IT सेक्टर में बहुत आगे आगे तक लेके जा सकते हैं इंडिया को। और होम मेड सॉल्यूशंस दिए उन्होंने, जो कि मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल रहा कि 250 कंप्यूटर्स जब टोटल इंडिया में थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने मतलब इतने मतलब लोगों को अपने अंडर काम दिया, और मतलब इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए। और उनकी कंपनी मतलब आज के टाइम में इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली रिनोन कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम है HCL, और उसके जो फाउंडर हैं जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसका नाम है शिव नादर। और ये क्या थे कि इन लोगों ने मतलब जब इनको मतलब सक्सेस मिल गया, सक्सेस मिलने के बाद भी इन लोगों ने मतलब ऐसे नहीं बोला कि हाँ यार भी ये बस हमने मेरा टैलेंट था या मैंने ये किया मैंने वो किया। इन लोगों ने बोला कि यार सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। इन लोगों ने बोला, शिव नादिर ने बोला, कहते जो मेरी टीम थी वो बहुत अच्छी थी। जो मैंने प्रोसेस यूज़ किए, जो उन लोगों ने दिमाग लगाया, जो उन लोगों ने मतलब स्ट्रेटजीज बनाई, जो उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट रखा, और जो उन्होंने मैनेजमेंट किया अपने रिसोर्सिस का, अपनी मनी का और अपने दिमाग का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी, उस मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को मोटिवेट रखा। तो वही चीज़ मतलब इस मतलब शिव नादिर को मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरे लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ना, भी उन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा, उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे अब देखा भी हम कैसे अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रही, फिर भी उन्होंने अपने आप को मतलब उस मुताबिक अपनी कंपनी को चेंज किया। और अपने
अपने प्रोसेस को बेटर किया, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि मतलब कैसे आप अपनी कंपनी को आगे लेके जाओ, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, इसको ही बोलते हैं हम मैनेजमेंट। तो ये लाइन आप याद कर लो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस, तुक्का नहीं है। जो भी बंदे अपना गोल अचीव करते हैं वो बाय चांस अटेन नहीं करते, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस के साथ उसको अचीव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। डेफिनेशन दी गई है इसकी, बहुत लोगों द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं इसकी क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना कि यार लोग मोटिवेट रहें, एफिशिएंसी के साथ काम करें, ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है कि प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एक्चुएट करना एंड कंट्रोल करना। जैसे आप मतलब अपनी बर्थडे पार्टी लगा लो, आप बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करनी है, आप प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिलके मतलब जो बनता है, कहते हैं वो मतलब उससे जो काम होता है उसमें कम रिसोर्सेज लगते हैं और कम एनर्जी लगती है और काम भी अच्छा होता है। इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। और तीसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। अब जैसे शिव नादेर के साथ 4-5 बंदे और थे, तो आपने आप तो आप काम जानते हो, लेकिन अपनी टीम से आपने कैसे काम निकालना है और उनको कैसे मतलब मोटिवेट रखना है, यही है मैनेजमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यार देखो, मतलब एक आपको गोल पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। जैसे शिव नादिर का गोल क्या था कि मैंने अपनी कंपनी को मतलब वर्ल्ड की मतलब जो बिग कंपनीज है उनके बीच लाके खड़ा करना है। तो उसको लाने के लिए क्या करना था, उसको अपने जो उसके अंदर जो उसके मतलब एक गोल सेट करना था। वो गोल क्या था भी, अपने जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना। अब ये दो चीज़ें मैंने बोली हैं आपको, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप मतलब समझोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट मैनेजमेंट का समझ आ जाएगा। देखो, एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एफिशिएंट कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको मैं बोलूं कि मैं एफिशिएंट हूं, तो इट मीन्स कि मैंने जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूटिलाइज किए, ठीक है, और कम रिसोर्सेज यूज करके मैंने वो चीज़ की, तो मैं एफिशिएंट हूँ। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि मुझे एक काम बोला गया करने के लिए और वो मैंने काम कंप्लीट किया, तो लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैं इफेक्टिव हूँ। बट एक चीज़ याद रख लो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप इफेक्टिव हो बट एफिशिएंट नहीं हो। जैसे मुझे एक काम बोला गया, एक्स काम था, वो मैंने करना था 5 दिन में, ठीक है, वो मैंने किया 7 दिन में एक्स काम, तो मैं इफेक्टिव तो हूँ बट एफिशिएंट नहीं हूँ, ठीक है। अब दूसरा काम था जिसको मैंने 5 दिन में करना था, मैंने एक्स काम को 5 दिन में करना था और एक्स काम को मैंने 5 दिन में किया, लेकिन इसके लिए मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए, यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मान लो 7 आइटम्स यूज़ की थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 आइटम में ये काम कंप्लीट कर दिया, तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, ठीक है। तो एफिशिएंट क्या होता है कि कम रिसोर्सेज में काम को करना, और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपने उस काम को अचीव करना, अटेन करना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने वो काम किया, कम रिसोर्सेज में वो काम को किया, ठीक है, बट आपने उसमें ज़्यादा दिन लगा दिए, ठीक है, तो उस केस में आप एफिशिएंट तो हो बट इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि आपको बाउंडेशन था 5 दिन में करने के लिए, आपने 5 दिन से 7 दिन लगा दिए, ठीक है। तो आप क्या हुए, आप एफिशिएंट तो हुए, ठीक है, कम रिसोर्सेज तो आपने यूज किए यहाँ पे, लेकिन आपने क्या किया, आप इफेक्टिव नहीं हो, आपने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मतलब आपने इफेक्टिव भी होना है, उस काम को करना भी है, एंड एफिशिएंट भी होना है, भी उस काम को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ करें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। अब
इसको मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर जो एक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जो एक काम करने का, जैसे शिव नादिर ने एक काम किया था, ठीक है, वो तो मतलब डेली कुछ ना कुछ मतलब काम कर रहे थे वो लोग, बट उस काम के लिए क्या होता है कि एक प्रोसेस बनाना जरूरी है किसी काम को करने के लिए। अब वो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मतलब एक आप मान लो एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मान लो आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे चीज़ों को कि मैंने कितने दोस्तों को बुलाना है, मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है, क्या क्या मेनू रखेंगे। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे भी किस दिन करें, कहाँ पे करें, किस टाइम पे करें, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज हो गया। स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपने वहां पे कितने बंदों को मतलब अरेंजमेंट के लिए रखा हुआ है, आपके दोस्तों को भी यार तू ये काम देख लेना, तू ये देख लेना, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग मतलब भी आपने जो बंदे काम कर रहे हैं, अब उनसे इंडस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे होते हैं, वहां पे आपने उनसे काम करवाना है। डायरेक्टिंग क्या है कि कभी उनको डांट के, कभी कुछ करके, ठीक है, इस तरह से मतलब मोटिवेट भी करना है, डांटना भी है, और मतलब अपना काम निकालना है, डायरेक्टिंग बोलते हैं उसको। एंड कंट्रोलिंग क्या है, जैसे ही आपको पता लगा कि यार मैं अब इंडस्ट्री में मतलब कुछ हो रहा है, मतलब जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए एक कॉस्ट थी, अब वो कॉस्ट से ज़्यादा खर्चा होना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, उस प्रोसेस को कंट्रोल करोगे ना, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। यही मैंने आपको बताया ना, इफेक्टिव का मतलब क्या है कि गिवन टास्क को कंप्लीट कर लेना, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम रिसोर्सेज। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो 5M याद कर लो। 5M, मैन जो लेबर है, मशीन जो आप जिससे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होगा, मैन, मशीन, मटेरियल जो आपके मतलब रॉ मटेरियल है, फिर उसके बाद एक मेथड होना चाहिए और मनी होनी चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास मतलब माइंडसेट है, तो आप वो काम को कर लोगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। किसी ने 5000 यूनिट्स बनाने थे इन ए ईयर, उसने 5000 यूनिट्स इन ए ईयर बना लिए, तो वो क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। बट उसके लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए थे, 200 मान लो रिसोर्सेज चाहिए थे। अब उसने क्या किया, उसने एक नया मेथड लगाया जिसमें सिर्फ 150 रिसोर्सेज यूज हुए, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, ठीक है। बट अगर उसने मान लो कि 5000 यूनिट्स बनाने थे, बनाए सिर्फ उसने 5000 यूनिट्स तो बनाए, बट बनाने में 1 साल से ज़्यादा लगा दिया, तो वो क्या, एफिशिएंसी तो ज़्यादा हो गई बट इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं आपको। मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स में कौन सी मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है, जो मतलब जैसे आपको गिवन ऑप्शंस गिवन होंगे कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, तो इसको पहले हम समझते हैं। विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स होता है विशेषता ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने क्या करना है, कंपनी का टारगेट को अचीव करना है ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब उसका मतलब टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट क्या होगा, जैसे कि मान लो कि एक रिटेल स्टोर है, जैसे दुकानें हैं बाहर, अब मार्केट में चले जाओ, दुकानें हैं, उनका टारगेट क्या होगा, यार मैंने अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ। एक टीचर का टारगेट क्या होगा कि मेरा स्टूडेंट अच्छी से अच्छी नॉलेज गेन करे। एक हॉस्पिटल का टारगेट क्या होगा कि मैं यार अपने जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छी सी सर्विस दूं, वो जल्दी ठीक हो सके। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि वाइटल रूप में, मतलब बहुत ज्यादा रूप में। तो आप इसको बोल सकते हो कि जैसे मैनेजमेंट है वो हर जगह सेम है,
आप चाहे स्कूल में चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे एक पेट्रोल पंप पे चले जाओ, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है यार। एक पंप, पेट्रोल पंप वाला, उस पे लाइन लग जाती है तो वो भी चीजों को मैनेज करता है। हॉस्पिटल में इतना सारा स्टाफ होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एवरीवेयर है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। मल्टी डिमेंशन में 3 डिमेंशन है इसकी। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क को मैनेज करते हो, ठीक है। जैसे कि एक वर्क है, एक काम करना है आपने, मान लो कि एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोसेस चाहिए कोई, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए बंदे भी चाहिए, मशीन भी चाहिए। अब कौन उसको करेगा, क्या आपके प्लान है, ठीक है। वो सारा मतलब मैनेज करना पड़ता है यार। एक गारमेंट स्टोर में चले जाओ, एक मतलब दुकान में चले चले जाओ, कपड़े की दुकान में, वहां पे लोग खड़े होते हैं ना आपकी सर्विस के लिए। तो वो लोगों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं कि अगर मान लो कि एक ज्यादा भीड़ हो गई तो उसको दूसरा सेक्शन भी देखना पड़ता है। तो उसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क है एक तो। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब वहां पे क्या है कि देखो, एक इंडस्ट्री में एक दो बंदे तो काम करते नहीं है, लाखों में बंदे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप फंक्शनल मैनेजर की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो, आप एक मतलब कॉमर्स के रिलेटेड डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ डील करना पड़ेगा। और वो इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उन सभी को मैनेज करना, ताकि सारे लोग मतलब मोटिवेट रहें, ठीक है। और हर बंदा मतलब जैसे उनकी खुद की पर्सनल नीड्स होती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उन सभी को इस तरह से मोटिवेट करना है, उनको मैनेज करना है कि यार कंपनी का टारगेट अचीव हो सके। तो मल्टी डिमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना पड़ता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आप देखो, आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या है, आपको बंदे चाहिए, बंदों के साथ क्या चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, प्रोसेस चाहिए एक। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप देखोगे कि एक छोटे से छोटा बंदा जो एक मतलब वर्कर है, वर्कर भी अपने काम को मैनेज कर रहा है। उसके ऊपर मतलब जो सुपरवाइजर्स हैं, वो भी अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। उसके ऊपर जो डायरेक्टर लोग हैं, वो भी अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब मैनेजमेंट तो हर जगह है यार, कहीं मर्जी लगा लो। आप एक मतलब मैकडोनल्ड की शॉप पे चले जाओ, वहां पे जो काउंटर पे लड़के खड़े होते हैं, आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको देखो कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। मान लो कि आपने ऑर्डर दिया कुछ, वो थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो आप लोग तो उसको चीख के बोलना स्टार्ट कर दोगे, यार कब इतना टाइम हो गया, ये हो गया। तो उसको आपको भी मैनेज कर रहे हो, वो अपने बॉस को भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जो अंदर बना रहा है, उसके ऊपर उसके पास ऑर्डर एकदम से ज्यादा आ गया, तो उसको भी चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है। जो उसका बॉस है, जो मैकडोनल्ड का बॉस है, उसको भी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। उसको देखना पड़ता है यार कि मैं कहाँ पे लगाऊं अपना, यहाँ पे सेल कम हो रही है, वहां पे लगाना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर लेवल पे फॉलो होता है और हर स्टेज पे फॉलो होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैंने आपको मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया। अब वहां पे देखो, एक बंदा कोई काम कर सकता है नहीं यार, उसके लिए ग्रुप चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके लिए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब मान लो कि मैकडोनल्ड में क्या हुआ कि यार वहां पे ना सेल कम हो गई। आप लोगों को पता है कि मैकडोनल्ड ने अपने मेनू में कितना चेंज किया है। मैकडोनल्ड जो कंपनी थी, इसने इंडिया में इतना मेनू चेंज किया, क्योंकि इंडियन लोगों की जो जो मतलब हमारी जो जीभ है ना, उनका उसका जो टेस्ट है, मतलब वो अलग है। हम जो खाते हैं वो मसाले टाइप ऐसा मतलब, पर बाहर के लोग देखोगे तो आप मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप हैं, है ना। तो मतलब मैनेजमेंट, मैकडोनल्ड ने क्या किया, अपने मेनू को इंडिया के मेनू के मुताबिक बनाया। उसका ना सेल बहुत कम हो रहा था। तो मतलब जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो हमको भी अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स।
इनटेंजिबल चीज क्या होती है? जो दिखती नहीं है। मैनेजमेंट वो बोलता है कि इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल है भी मतलब दिखता नहीं है, बट फोर्स है, एक ताकत है जो कि आपको मतलब फील होगी। आप एक मतलब एक काम को करने के लिए अगर आप एक मतलब अच्छा कोई मेथड लेके आओगे, अच्छे लोगों को लगाओगे, एक अच्छा प्रोसेस देखोगे, तो आपका काम बड़ी एफिशिएंटली हो जाएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, यार मैंने आज काम किया और मतलब आज मैंने पढ़ा और थोड़े से पढ़ने से मुझे बहुत बेनिफिट हो गया। तो मतलब मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, जो दिख नहीं सकती, एक ऐसी फोर्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? अपना गोल अचीव करना, ठीक है। बट उसके साथ साथ क्या है ऑब्जेक्टिव्स? सरवाइव करना सबसे पहले तो। एक आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करके यार कोई इंडस्ट्री लगाया, आप सबसे पहले क्या करोगे? यार मैं सरवाइव तो कर जाऊं एटलीस्ट। अगर मैं सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं मार्केट में सरवाइव कर जाऊं। फिर सेकंड, प्रॉफिट हो मुझे कुछ, ताकि मैं उससे अपने काम को और बढ़ा सकूं। फिर थर्ड है ग्रोथ, मतलब मेरी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हम लोग बोलते हैं ना, तो मतलब मेरी ग्रोथ हो बिजनेस से, जिससे कि मैं अपने साथ वाले लोग हैं जो उसका भला कर सकूं, जो मेरी कंपनी में काम करते हैं उनका भला भला कर सकूं, मैं अपने काम को और बढ़ाऊं, मेरा प्रॉफिट और बढ़े। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है? अब यार मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है ना, वो कुछ ना कुछ रूप से बाउंडेड है बाय गवर्नमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मतलब आपने एक ऐसा मतलब प्लांट लगाना है जिसमें कि ज़्यादा पोल्यूशन भी ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आप तो आजकल देख ही रहे होगे कि हर जगह ग्रीन इनिशिएटिव्स स्टार्ट हो गए हैं। अपने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर मतलब प्लांट, आप उसने एक ऐप बनाई थी जिसपे कि आप मतलब पौधे खरीद सकते हो और लगा सकते हो। इंडस्ट्रीज को भी बोला गया था भी आप ये काम करो। अपॉर्चुनिटीज दो जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं। इसका मतलब है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो कि मतलब जिनको वो मतलब फैसिलिटीज नहीं मिली थी स्टार्टिंग में, और जो बहुत पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड रह गए हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ करो, उनको अपॉर्चुनिटीज दो। और जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं? अपना क्रैच बना रही हैं। जैसे कि वहाँ के कोई एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वाइफ मतलब जैसे किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो उसके लिए अब वो बंदे दोनों काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे बच्चे को छोड़ेंगे? तो उसके लिए क्रैच बना देना। तो ये सारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं एक कंपनी के, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना कि मैनेजमेंट के अंदर जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। आप लोग फंक्शनल मैनेजर बन जाओगे, उसके बाद आप लोगों की यार कुछ इच्छा होगी कि यार मैं अपने मतलब इतना पैसा मैं कमाऊं, ठीक है, मैं अगर ज़्यादा काम करूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। वैसे तो गवर्नमेंट में ये चीज़ें कम होती हैं, लेकिन मतलब अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको पर्क्स मिलेंगे, आपको एक सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी। आपकी मतलब यार आपके मतलब गली मोहल्ले में तो आपकी वाह वाह हो ही जाएगी कि आप मतलब इतना बढ़िया एग्जाम क्लियर किए हो। तो मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी है कि आपको एक रिकॉग्निशन देना। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं? ग्रुप गोल्स अचीव होते हैं। कंपनी का जो मेन टारगेट है अपने प्रोडक्ट को सही टाइम पे बनाना और उसको उतनी ही क्वांटिटी बनानी जितनी चाहिए, वो सारे मैनेजमेंट के थ्रू अचीव हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है कि मतलब कोई चीज़ को करो बट विद द मिनिमम कॉस्ट से करो, वो भी मैनेजमेंट से हो सकता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है तो अपने प्रोडक्ट को चेंज करो। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों के लिए पर्सनल ग्रोथ, आपको एक रिकॉग्निशन देना, ठीक है, तो वो सारे इससे अचीव हो सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक एक आपको पता है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, आप लोग मैं चाहता हूँ कि कोई आप में से स्टार्टअप शुरू करे। आप क्या करोगे? आप 10 चीज़ें खरीदोगे,
तो 10 चीजें खरीदोगे यार, जिससे खरीदोगे उसकी भी इनकम बढ़ेगी ना। तो आप ये सोच के देखो, इंडस्ट्री में तो लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों के आगे बच्चे हैं, बीवी है, मम्मी है, पापा है, तो वो लोग सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब एक इंडस्ट्री ने एक सोसाइटी को पाला हुआ है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट है ना, जो वो आपने सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइज्ड और नॉन सिविलाइज्ड बंदे में क्या डिफरेंस है? सिविलाइज्ड लोग होते हैं जो कि मतलब एक एथिक्स है, एथिक्स मतलब एक रूल्स के साथ चलें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मतलब यार जब किया पढ़ लिए, जब किया जो काम कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब एक सिविलाइज्ड फॉर्म है। ऐसी मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, मतलब बहुत पहले से चली आ रही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये क्वेश्चन आता है यार आपको। चलो मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं कि आर्ट कैसे है। आर्ट क्या होता है? एक स्किल, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब आर्ट जैसे एक आपने देखा होगा कुछ लोग कढ़ाई करते हैं ना वहाँ पे, मतलब फुलकारी देखा होगा आपने कि पंजाब में तो बहुत मशहूर है फुलकारी। और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब क्राफ्ट्स बनाते हैं, मतलब मिट्टी के कुछ बर्तन बना दिए बड़े सुंदर सुंदर। तो उन लोगों में क्या होता है यार, उनमें कुछ स्किल होता है और उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब उन लोगों को कुछ चीज़ की मतलब नॉलेज होती है, जैसे उनके मम्मी पापा पहले से उस बिजनेस में थे, ठीक है, कि मतलब बड़े सुंदर सुंदर घड़े बनाने, तो उनको उन चीज़ों की मतलब नॉलेज है। किसी को डांस की नॉलेज है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग की नॉलेज है, किसी को एक्टिंग, किसी को म्यूजिक, किसी को मतलब क्राफ्ट्स बनाने। तो ये एक फीचर है जिसमें आर्ट का ये फीचर है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, मतलब जैसे अब ये भी हो सकता है कि आर्ट के अंदर अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे कुछ लोग, दो स्पीकर हैं या दो एक्टर्स हैं, वो जो भी करेंगे वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होता है। तो आप अगर मैनेजमेंट को भी आप देखोगे, तो मैनेजमेंट में भी एक लिटरेचर है मैनेजमेंट का, जो बहुत बहुत लोगों ने बताया कि यार हाँ ये, मतलब कुछ लोग, जैसे एक बंदा हॉस्पिटल में है तो उसको हॉस्पिटल की नॉलेज है। एक बंदा पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, उसको उस चीज़ का नॉलेज है जो कि उसको बहुत सारे लोगों से शेयर करके मिला है, जो उसको अपने एक्सपीरियंस से मिला है। ठीक है, सेकंड है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब दो पेट्रोल पंप पे बंदे काम कर रहे हैं, उन वो भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट के अंदर होता है, दो खड़े बनाए दो अलग अलग लोगों ने, तो हो सकता है कि उनमें डिफरेंस हो उसके काम करने के, उसके हैंड की मूवमेंट में। ठीक है, ऐसे ही आपकी मैनेजमेंट के में भी होता है, दो लीडर हैं, उन दोनों का काम करने का ऑब्जेक्टिव तो सेम है बट काम करने का तरीका अलग है। अब क्रिएटिव होते हैं, जैसे आर्ट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे किसी ने, आप पेंटिंग का शौक है किसी को, तो उसने मतलब पेंटिंग बनाई, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, और उसने मतलब कुछ क्रिएटिव आइडियाज डाले उसमें जो बहुत ब्यूटीफुल लगे। ऐसी मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे जुगाड़ू होते हैं कि मतलब यार ये चीज़ की और इतनी जल्दी कर दी और मज़ा आ गया मतलब सुन के। जैसे कि म्यूजिशियंस भी होते हैं, हाथ तो मतलब सारे फेर लेते हैं उसके ऊपर, बट जो मतलब डिफरेंटली करता है कुछ चीज़, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आपको पता है कि देखो साइंस के फीचर्स क्या हैं, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जो मैनेजमेंट है ना, वो कुछ साइंस के जो फीचर्स हैं उसको तो फॉलो करता है, बट चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, अब देखो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कि हम ये काम करेंगे, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जैसे कि मतलब अगर हम ज़्यादा एफिशिएंट बंदों को लेके आएंगे तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, बट सेकंड जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, अब हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो एक्सपेरिमेंटली तो आप बोल सकते हो एक इंडस्ट्री में तो वो एप्लीकेबल हैं, बट आप उसको ऐसे थोड़ा बोल सकते हो कि यार वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक इंडस्ट्री में तो वो काम कर गया मैनेजमेंट। मान लो कि आप एक बंदा है,
उसको उसको ना डरा धमका के किसी ने काम करवा लिया, ठीक है, और उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, ठीक है। मान लो कि वो एक जगह एक लोकेशन पे तो काम कर गया, अब दूसरी जगह पे आया कि वहां पे लोगों को क्या की जरूरत ही नहीं है नौकरी को, बस मजे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे वो तरीका काम नहीं आ सकता ना। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो तो हर जगह वैलिड होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डायनेमिक हैं, चेंज होते रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस तो ठीक है, होनी चाहिए, बट उसमें से कुछ रूल्स को ये फॉलो करता है। तो आपने अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है या साइंस है, तो मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस, याद कर लो। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में कि मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बट अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस को फॉलो करे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन आल्सो। अब प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी एक मैनेजर को भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब सीए कौन बन सकता है? जिसने डिग्री की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ठीक है। तो बट मैनेजर कोई भी बन सकता है। अब डिग्री होना, चलो आजकल बोल देते हैं कि हमें यार एक मैनेजर को डिग्री होनी चाहिए, पर ये कोई बाउंडेड रूल तो है नहीं है। एक बंदा जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल गेट की एग्जांपल देख लो, एप्पल के फाउंडर की एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। मतलब वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट थे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब जैसे मान लो कि एक मतलब जैसे आपके कॉलेजेस हैं जहाँ से आप पढ़े हो, वो या तो जैसे स्कूल में पढ़े थे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा एफिलेटेड थे, और फिर आप कॉलेज में चले गए एमएचआरडी के अंडर थे या आपका यूजीसी के अंडर है। तो इसी तरह मतलब जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वैसे वो भी किसी बार काउंसिल के अंडर हो सकती है, बट वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन में भी वो उसको फॉलो नहीं करते। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है? जैसे डॉक्टर काम करने से पहले शपथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कोई काम करने से पहले मतलब ज्वाइन करने से पहले शपथ लेते हैं। तो बट मैनेजमेंट में क्या हो गया? मैनेजमेंट में तो यार मतलब जैसे मैनेजर है, मैनेजर तो कोई ऐसी उनका मतलब कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो हम बोल नहीं सकते आज के टाइम में अभी तक। तो सर्विस मोटिव, अब एक मतलब जैसे डॉक्टर है उसका सर्विस मोटिव अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन क्या होता है? मतलब डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस देना, ठीक है। वही मैनेजर का भी वही पार्ट है। तो प्रोफेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कुछ पार्ट को मैनेजमेंट के साथ आप लिंक कर सकते हो और कुछ पार्ट को नहीं कर सकते। अब सम इंटरेस्टिंग क्रॉस डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स, जिसमें कि जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर को क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़। अब मान लो कि एक बंदा एक इन्फोसिस में काम कर रहा है, इन्फोसिस में काम कर रहा है और उसको क्या है कि उसका ना ग्लोबलाइज कंपनी, अब जैसे इन्फोसिस, उसको इंडियन मार्केट के साथ भी डील करना है, उसको ग्लोबल मार्केट के साथ भी डील करना है। अब इंडियन बंदों का ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है, बाहर के लोगों का डिफरेंट है। यहाँ की डिमांड कुछ अलग है, बाहर की डिमांड कुछ अलग है। तो इसके लिए उसको ह्यूमन बींग्स को भी स्टडी करना पड़ता है, ताकि वो मतलब जो अपना प्रोडक्ट बनाए तो उनकी डिमांड के मुताबिक बन जाए वो चीज़। सेकेंड इज इकोनॉमिक्स। अब देखो चाइना, देखो आप, चाइना क्या करता है? हमेशा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाता है। उसने क्या किया था? उसने अपने जो उसने करेंसी है उसकी येन, उसने क्या किया था? उसने उसका ना मतलब बहुत ही कम रख दी थी वो, ताकि लोग उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब मटेरियल खरीद सके। अब बाद में वो क्या करता है? मतलब फ्री ट्रेड बहुत सारे मतलब चीज़ें करता है कि ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे और उसका मतलब जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता रहे, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं? मतलब जो इम्पोर्ट है उसको बंद कर देते हैं। जैसे इंडिया ने एक बार किया था कि इम्पोर्ट को बंद कर दिया बाहर से। जैसे सोयाबीन हम क्या करते हैं, बाहर यूएसए से मंगवाते हैं, तो उसने क्या किया कि सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। ऐसे ही चाइना ने भी किया था यूएसए के साथ।
इंडिया को तो चलो यूएसए अच्छा फ्रेंड है, बट चाइना ने जब ये किया था तो चाइना को तो उसने बोल दिया था कि मैं भी तेरे ऊपर मतलब वो लगाना शुरू कर दूंगा, टैक्सेस लगाना शुरू शुरू कर दूंगा, और जो तेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं वहां से मैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाऊंगा, और कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं भी बंद कर दूंगा वहां से मंगाने। अब अपने घर पे कोई चीज बनेगी तो यार प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक मैनेजर को ये चीजें पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। फिलोसफी, वैल्यूज एंड एथिक्स। अब वैल्यूज एंड एथिक्स, आप एक मैनेजर में वैल्यूज एंड एथिक्स क्या बोल सकते हो? बेसिकली जो ऊपर उसके बॉस ने बोल दिया उसी को हम वैल्यूज एंड एथिक्स ही बोल सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड्स। तो उसको फिलोसफी की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। अब देखो एक कंपनी, अब जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब वो उसने ना अपनी मार्केट को मतलब होममेड मार्केट बनाने के लिए, कि इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब तवज्जो देने के लिए उसने क्या किया था, जैसे ये वायरस आया था कोरोना वायरस, तो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चाइनीज़ की बंद कर दी थी, चाइनीज़ से हम जो इंपोर्ट करते थे वो बंद कर दिया था। तो इसीलिए मतलब एक मैनेजर को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि यार मतलब आपको आपको मतलब गवर्नमेंट चीज़ों के रेगुलेशन के मुताबिक आपने काम करना है। अब कोई जहाँ पे जैसे मान लो कि आपके ऊपर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके पे कुछ ड्यूटी लग रही है, जहाँ आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या है कि आप एक सड़क बनानी है, सड़क बनाते वक्त उसको जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है उसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो एक मैनेजर के लिए पॉलिटिकल साइंस होना, इनकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। साइकोलॉजी, अब एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बंदे काम कर रहे हैं, आप उनके मैनेजर हो, ठीक है, तो आपने सभी से काम करवाना है, तो आपको उनकी साइकोलॉजी नहीं पता होगी, कौन सी बात उनको अच्छी लगती है कौन सी बुरी लगती है, तो आप कैसे काम करवाओगे। सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में होता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे डील करता है। तो मैनेजर के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो यार मतलब आपकी जो बिहेवियर है उससे दूसरा बंदा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का अगर नॉलेज नहीं होगा तो मतलब आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म, एक चीज़ याद रख लो कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल टर्म है। अब उसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें सबसे टॉप मैनेजमेंट है जो, अब देखो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब देखो टाटा ग्रुप देख लो आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, वो सारे क्या होंगे, कंपनी के ओनर होंगे, ठीक है। अब उन्होंने काम चलाने के लिए क्या रखा होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट रखा होगा, जैसे कि चेयरमैन रख दिया, ठीक है, जनरल मैनेजर रख दिया, प्रेसिडेंट रख दिए। जो भी यार मतलब टॉप के डिसीजंस होते हैं ना वो ये वाले बंदे लेते हैं। मतलब आपकी कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, फ्यूचर में आप कैसे सरवाइव करोगे, कैसे compete करोगे दूसरों के साथ, ये सारा ये लोग प्लान करते हैं। सेकंड आगे ये क्या करते हैं, अब ये काम तो करते नहीं, ये मतलब ऑपरेट नहीं करते हैं लोगों को, ये डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते हैं, ये काम अपना डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, अथॉरिटी देते हैं ये मैनेजर को, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया। जैसे आपका फंक्शनल मैनेजर है तो उसके ऊपर आपकी रिपोर्टिंग होगी जनरल मैनेजर को, आप हो फंक्शनल मैनेजर, आपके नीचे होंगे सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये क्या हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप क्या हो, इसके डायरेक्टर्स भी हैं ऊपर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप क्या हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपके नीचे जो जिससे आप काम करवाओगे तो ये क्या हो गए सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि अथॉरिटी क्या करते हैं हम, जैसे टॉप के बंदे हैं ये आपको अथॉरिटी देते हैं काम करने की, ठीक है, ताकि आप उन लोगों से काम करवा सको। अकाउंटेबल कौन होते हैं सबसे ज्यादा, अकाउंटेबल तो यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज हैं वो सारा काम कौन करते हैं, वो सारा काम करती है टॉप मैनेजमेंट।
और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना दी, उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना उनका काम होता है, और इंश्योर करना कि उनके उनके पास इनफ बंदे हैं काम करने के लिए, उनको ड्यूटी से साइन करना और उनको हमेशा मोटिवेट रखना। यही है आप लोगों का काम। देख लो, आपको यही काम करना है। और आप लोग क्या हो, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक मतलब लिंक हो। आपने क्या करना है, टॉप लेवल के से काम लेना है, इनसे काम करवाना है लो लेवल से। अब सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये लोग क्या होते हैं, जो कि सुपरवाइजर्स हैं। मतलब जो एक काम को, जैसे वर्क फोर्स काम कर रही है, बंदे काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स का एक मशीन पे काम कर रही है, उसके ऊपर क्या होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो कि देखते हैं इन बंदों के पास मतलब टूल्स हैं, मशीन पे सही से काम कर रहे हैं, इनको टाइम ऑर्गेनाइज करना भी, कितने बजे काम करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे लंच करना है, वो सारी सुपरवाइज करने का काम मतलब आपके अंडर जो बंदे होंगे, मतलब जो लो लेवल मैनेजमेंट है, उनका काम होता है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हो। मतलब मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उसको करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शन के द्वारा आप सारा मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लानिंग के साथ। आपने क्या किया, आपने एक मतलब आपको ना, आपने एक इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे ना आपको यहाँ पे कस्टमर है, तो कस्टमर ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है, आपको ना 100 कस्टमरों ने अलग अलग ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको 100 ऑर्डर मिला, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे उन चीज़ों की, कि जो 100 ऑर्डर मिला है उसमें से कितना मैं अपनी इंडस्ट्री में बना सकता हूँ, कितना मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा, और कितना मुझे मेरी कॉस्ट आएगी इसको बनाने के लिए, ठीक है, और मुझे क्या क्या मशीन्स चाहिए होंगी, क्या क्या मुझे मतलब सारी चीज़ को प्लान करना, इस मतलब टोटल प्लानिंग करनी उस चीज़ की, वो आ जाता है प्लानिंग पार्ट के अंदर। और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने क्या किया, आपने देख लिया कि 100 में से 50 मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, और 50 मैं बाहर दूंगा बनने के लिए। और अगर मैं 50 बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट, अगर मैं 50 बनाता हूँ और उसको सेल कर देता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको अब करना शुरू करता हूँ। अब वो 50 बनाने के लिए मेरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिस्पैच डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ के जो जितने भी मैनेजर है ना, सभी को बोल दूंगा कि यार अपने डिपार्टमेंट के अंदर मतलब हमने 50 प्रोडक्ट बनाने हैं, जो जो तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो मुझे बताओ, ठीक है। वो सारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है, ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, और कितने बंदे चाहिए करने के लिए, कब करनी है वो चीज़, वो सारा किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। मतलब एक शेड्यूल बना देना उस 50 चीज़ों को करने के लिए, वो सारा ऑर्गेनाइजिंग है। अब उसके बाद है स्टाफिंग। मतलब आपने क्या करना है ना यार, उसको उसमें तो आपने बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने बता दिया अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर टास्क करनी है, ठीक है, कब करनी है और कहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद वहां पे बंदों को लगाना, मतलब वहां पे आपने मशीन फिक्स कर दी, रिसोर्सेज फिक्स कर दिए, आपको पता है भी कब काम होना है। अब स्टाफिंग में क्या होता है भी किसने करना है वो काम, मतलब कौन उस काम को एफिशिएंटली कर सकता है, उस बंदे को वहां पे लगाना, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, अब इन लोगों से आप काम करवा रहे हो बट उनको मोटिवेट करना, जब वो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डांटना, बट जब काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा मोटिवेट करना, उनको हौसला देना काम करने के लिए, तो वो होता है डायरेक्टिंग। अब उसके बाद है कंट्रोलिंग। अब मान लो कि आपको लगा कि यार मैंने 50 प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, मुझे 10 दिन के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना है, बट 9 दिन के अंदर जितने बनने चाहिए थे उतने प्रोडक्ट अभी तक नहीं बने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए, या फिर अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब देखो यार, मतलब एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर इतने सारे लोग, ठीक है,
अब इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए क्या है, आपको एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैनेज करना है, इन सारे लोगों को भी आपस में मैनेज करना है, क्योंकि हर बंदे को दूसरे से काम है। अब मान लो कि सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसने प्लानिंग कर दी। फिर है रॉ मटेरियल, प्लानिंग वाले ने रॉ मटेरियल मंगवा दिया, अब उसको डिपार्टमेंट के पास प्रोसेस करने के लिए भेज दिया। प्रोसेस के बाद अब वो फिनिशिंग होने के लिए चला गया, फिनिश प्रोडक्ट को आप डिस्पैच कर दोगे। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है आपके पास, इसके अंदर मान लो बहुत सारे लोग, एक्स लोग काम कर रहे हैं, इसमें वाई लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई हेड है, जीएम है, ठीक है, मैनेजर है। तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और इनको सभी को मैनेज करना है, तो क्या चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इस लाइन को याद कर लो, कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेंस मतलब जरूरी, सेंस मतलब सार, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि मैनेजमेंट का जो ब्रीफ है, मतलब जिससे आप उसको समझ सकते हो, कोऑर्डिनेशन है। मतलब कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। आपने वहां मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था आपको कि आपने 50 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो 50 प्रोडक्ट बनाने के लिए इन लोगों को आपस में काम करना पड़ेगा। मान लो किसी स्टेज पे कोई वीक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप गाइडेंस लोगे दूसरे डिपार्टमेंट से, और इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है कि हाँ मैं अभी तुम्हें ये वाला मटेरियल देने वाला हूँ, या मुझे ये वाली मटेरियल की ज़रूरत है, या फिर तुम मुझे यहाँ से कुछ रिसोर्सेज दे दे। तो इन सभी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपका जो टारगेट है गोल को अचीव करना, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड as separate function of management. It is however the essence of management for achieving a harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals. Next is characteristics of coordination. अब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब हर जो बंदा अलग अलग ग्रुप एफर्ट लगा रहा है उस सभी को कोऑर्डिनेट करता है। एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी कैसे है, क्योंकि आपने एक गोल ही है आपका, या तो आपने जैसे हॉस्पिटल में हो तो पेशेंट को सर्विस देनी है, अगर आप मैकडोनल्ड में हो तो आपने बर्गर सेल करना है, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो तो आपने गाड़ियाँ सेल करनी है और प्रॉफिट कमाना है। तो इन सभी का जो आपका एक गोल है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर करता है भी यूनिटी ऑफ एक्शन। नहीं तो ये सारे बंदे अपना अपना काम किए और निकल गए, बट कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, इसको कॉमन गोल की तरफ लेके जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये तो नहीं है कि जैसे आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनेज कर दिया, ठीक है, एक लेवल के अंदर मैनेज कर दिया तो उससे हो गया। आपको तो यार हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, चाहे वर्कर है, चाहे वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर है, चाहे सुपरवाइजर के ऊपर आप लोग हो फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के ऊपर जीएम्स हैं, जीएम के ऊपर डायरेक्टर है। तो हर हर के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसका इसके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, इसका इसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आपके नीचे वालों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आप उनसे अच्छे से काम करवा पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, मतलब वो सारी जगह होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। और कंटिन्यूस और परवेसिव में क्या अंतर है, कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि यार मतलब अगर आप फंक्शन के साथ इसको लिंक करते हो, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब अगर आप फंक्शंस ये परफॉर्म करनी है, यही तो मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आपने ये सारे फंक्शंस में आपको क्या चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लानिंग स्टेज पे भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ और फाइनल स्टेज तक गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये हम कब बोलते हैं कि आप मान लो कि जो जीएम था और डायरेक्टर था उसमें भी कोऑर्डिनेशन है, जीएम और फाइनेंस लेवल जो फंक्शनल मैनेजर लोग हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन है, फंक्शनल के अंडर जो लोग आते हैं सुपरवाइजर उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। तो मतलब ऑल डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन। तो परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर,
कंटिन्यूस का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक, बस ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यूस का मतलब है जैसे कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक, और प्रोग्रेसिव का मतलब है एवरीवेयर, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर है या फिर वो मतलब लेवल्स के अंदर है। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब कोऑर्डिनेशन को मतलब करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारे लेवल्स के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जूनियर लेवल हो चाहे वो सीनियर लेवल हो। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब हो गया कि मतलब बहुत ही प्रिसीस वे में इसको करना है, मतलब बहुत ध्यान से इसको करना है। मान लो कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार मैं तो अच्छा हूँ ही, ठीक है, मैं तो अपने काम को ठीक ही कर रहा हूँ, तो मुझे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वो लोग गलत हैं। अगर दो लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, चाहे वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बट उनका कॉमन गोल क्या है? कंपनी का टारगेट अचीव करना, तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब बहुत ही कॉन्शियसली इस चीज़ को करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया है अलग अलग लोगों ने। तो कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम, ठीक है। सेकंड ने बताया डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर यूनिटरी ऑफ एक्शन। पहला बोल रहा है टीम को मैनेज वो करना है, बैलेंस करना है। दूसरा बोल रहा है कोऑर्डिनेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स भी होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि सिंक्रोनाइज एफर्ट्स करना है सबऑर्डिनेट्स की। तो मतलब अभी सारे की डेफिनेशन आप देख सकोगे तो एक कॉमन ही डेफिनेशन है ये। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनी क्या होती है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके बनती है और वो दिन बढ़ती जाती है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो कॉमन गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे। थर्ड, स्पेशलाइजेशंस। अब मान लो कि एक बंदा है, उसको अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज है, वो स्पेशलाइज्ड है, इसको S1 मान लो। सेकंड बंदा, उसको भी नॉलेज है S2। अब ये दो बंदों में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यार हाँ यार बताओ भी मैं जो आइडिया दे रहा हूँ वो सही है, ये बोलेगा कि मेरा आइडिया सही है। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन एक काम करता है जो कि एक कॉन्सेंस पे पहुंचता है कि हाँ यार ये वाला आइडिया हम अपनाएंगे तो दोनों का पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन मतलब वहां पे भी इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का। अब मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब मैंने जितना आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइज हो रहा है वर्ल्ड। और ग्लोबलाइज होने के लिए, काम को करने के लिए नई नई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी है जो, वो एक मतलब जो पूरा टोटल वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है, जिसमें कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक है और चेंज हो रही है। अब समरी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको मैंने बोला था एफिशिएंट भी होना है, उसको इफेक्टिव भी होना है। एफिशिएंट होगा तो कम रिसोर्सेज में काम करेगा, इफेक्टिव होगा तो काम को कंप्लीट कर पाएगा, यही मैनेजमेंट है। करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एक कॉमन गोल होता है उसको अचीव करना है, ये करेक्टरिस्टिक है। सेकंड, ऑल परवेसिव एवरीवेयर है, मल्टी डायमेंशनल है, मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूस प्रोसेस है, चल जैसे कि उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह मैनेजमेंट यूज होता है। ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों से मिलके बनाया है, उनको साथ में लेके चलना है। डायनेमिक फंक्शन है, इन्वायरमेंट में जो जो लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है उसके मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी है। टेंजिबल फोर्स है, आप उसको देख नहीं पाओगे, इनटेंजिबल फोर्स बोलो इसको, जिसको आप देख नहीं पाओगे बट एक ताकत है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कॉमन गोल को अचीव करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है, मतलब पर्सनल ग्रोथ भी करनी, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसकी पर्सनल ग्रोथ भी करनी, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना, जो कंपनी के टारगेट है उसको अचीव करना, प्रॉफिट को अचीव करना। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो नेचर है ये। लेवल्स कौन से होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन बताया था मैंने, इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, याद करना है आपको। अब चलो कुछ MCQ ट्राई कर लेते हैं। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कौन कौन से बताओ मुझे। अब प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये है फंक्शन। देख लो कौन सा नहीं है यहाँ पे, कोऑपरेटिंग नहीं है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अर्निंग प्रॉफिट, आप चाहते हो प्रॉफिट अच्छा हो, ग्रोथ हो कंपनी की, आप एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को से ज़्यादा। बट पॉलिसी मेकिंग, यार ये तो मतलब उसके अंदर आता है, बट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव तो यही है, इसके अंदर यही चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे तो पॉलिसी तो अच्छी बनानी पड़ेगी ना। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैंने बताया था आपको, क्या एक इंडस्ट्री की स्ट्रेटजीज होंगी फ्यूचर में, कहाँ से वो अपने कंपटीटर के साथ सरवाइव करेगा, ये सारा टोटल ओवरऑल जो इंडस्ट्री के बारे में सोचता है वो टॉप लेवल मैनेजर सोचता है। और ये मिडिल लेवल मैनेजर को बताता है ये ऐसे करो, और ये लोग इनको बताते हैं, तो काम होता है इंडस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ द मैनेजमेंट। Successful organization do not achieve their goals by chance but following a deliberate process called, मैंने बताया था आपको, शिव नादेर की एग्जांपल याद करो। मैनेजमेंट की सक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस की तुक्के से नहीं मिलती है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस नेम्ड, अब बताओ, कंटेन्स सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। फंक्शंस कौन से थे को पता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर। एफिशिएंसी किसके साथ कंसर्न्ड है, डूइंग राइट थिंग्स, ठीक है। और इफेक्टिवनेस किसके साथ कंसर्न्ड है, अचीविंग द एंड रिजल्ट। और अगर ये ऑप्शन होती है किसके साथ कंसर्न है, अचीविंग द एंड रिजल्ट विद मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। समझ गए आप। मैनेजमेंट is equally important in political and economic organizations. Which feature of the management suits this statement? बताइए, आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूँ कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके मुताबिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब क्या, परवेसिव मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है। Keeping in view of the changes in the customer demand, ABC company changes their product. Their statement shows that management is, मैकडोनल्ड कंपनी को लगा था इंडिया में मार्केट थोड़ी डाउन हो रही है, उसका लोगों का टेस्ट अलग है, तो उसने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की थी। तो वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करो अगर सर्वाइव करना है मार्केट में। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, मैंने एक आपको ट्रायंगल दिखाई थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप, मिडल, लोअर लेवल, यहाँ पे क्या था, अथॉरिटी। अथॉरिटी नीचे वालों को दे रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में ग्राफ था। तो आप उसको देख लो, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज नॉट रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्रेसिडेंट आते हैं, सीईओ आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, बट प्रोडक्शन मैनेजर आप लोग हो, तो किस में आए आप, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। Main task of this level of management is to determine the overall organizational objectives and strategies for realization. Overall आ गया जहाँ पे, वहाँ पे क्या आएंगे, top level management. Organizing as a function of management involves deciding. Organizing का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, what activities resources are required, who will do and where it will be done. तो D is the right answer. Communication, motivation, influencing are the key elements of this function of management. बताओ, communication, motivation and influencing directing के हैं। Next, placing the right person at the right time, तो staffing, function of the management that lays down foundation for carrying out other functions of the management. अब बताओ, planning, आप एक प्लान करते हो 50 प्रोडक्ट का, मैंने एग्जांपल दिया था, आपने उसको प्लान किया था कि आप 100 का था एग्जांपल, 50 आप खुद बनाओगे, 50 बाहर से मंगवाओगे, और 50 बनाने के लिए आपको मतलब टोटल आपको मैंने प्लानिंग बताई थी कैसे कैसे करोगे। तो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट लेज डाउन फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट अदर फंक्शंस। अब एक उसने स्ट्रेटजी बना के दे दी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वाले क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से पूछते हैं कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ क्या क्या चाहिए, कितने, फिर उसके बाद स्टाफिंग में बंदे दिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो जो प्लानिंग है वो सभी के लिए आगे क्या कर रहा है, आगे एक काम जनरेट कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट लेट्स डाउन फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट अदर फंक्शंस,
तो प्लानिंग है आंसर। Function of the management related to grouping of activities to be carried out in the department and creating management hierarchy। मैंने आपको बोला था ना यार, जैसे प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है, ठीक है, तो वो सारा कहाँ पे होता था, ऑर्गेनाइजिंग में होता था। Identify the process that coordination is not a one-time function, it begins at a planning stage, कंटिन्यू डिल कंट्रोलिंग, प्लानिंग से स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तक गया। प्लानिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने अगर आपको बताया था कि अगर वो मान लो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी है, मिडल में भी है, टॉप में भी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता तो आपका आंसर होता बी। It is a force that binds all the functions of the management। क्या हो गया, coordination। Identify the process that provide requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are attained with minimum of conflict। क्या हो गया ये, coordination। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए, मैं होप करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, और जो मेरी आगे वीडियोस आएंगी अभी मैं उसको ट्राई करूँगा कि कल के बाद नेक्स्ट डे, मतलब मैं पर डे आपको मतलब ट्राई करूँगा कि आपको एक वीडियो ज़रूर अवेलेबल करवाऊँ। और मैंने अपना जो केमिस्ट्री का जो कि मतलब जनरल साइंस का सारा सिलेबस अपलोड कर दिया था, आप उसको वीडियोस में जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे, और उसके बाद मैंने एप्टीट्यूड में यार मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसमें थोड़े से व्यू कम है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।